अब मुझे पता है कि बिंदु 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, इसीलिए रेखा ऐसे गई है। ये इंप्लाई करेगा कि भाई ये देखो, ये x की जगह और ये y की जगह, कि अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं और y की जगह 3 पुट कर दूं कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब इस बिंदु पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात की। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 से लेकर 19 की, मतलब जितने भी क्वेश्चंस इस प्रश्नावली में बच गए हैं उन सभी को यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है हिंदी मीडियम आर्मी, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और कि भाई जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले, सब चीज़ें, ठीक है ना, जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखी हैं, तो आप वो पहले देख लेना। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जो क्वेश्चन मैं कराऊँ उसमें जो कॉन्सेप्ट लगे, ठीक है, वो साथ साथ आपको बताता भी चलूँ। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होके जाती है। तो पहले क्या करते हैं ना, इसको फिगर से आपको समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, पहले एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले एक्सिस बना लिए, ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई कोई रेखा है, ठीक है ना, कोई रेखा है जो समान अंतःखंड काटती है, ठीक है। मान लेते हैं ये है वो रेखा जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये है वो रेखा, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं रेखा एल, ठीक है। तो समान अंतःखंड काटने का मतलब क्या है? अंतःखंड मतलब कि देखो, ये एक्स एक्सिस को जितनी दूरी पे काटेगी ओरिजिन से, ठीक है ना, वो का क्या हो जाएगा, एक्स अंतःखंड, और वाई को कितने पे काटेगी, वो हो जाएगा वाई अंतःखंड, ठीक है। तो मान लो कि अगर एक्स अंतःखंड ए है, स्मॉल ए, ये क्या है, एक्स अंतःखंड, और बी है वाई अंतःखंड, ठीक है। क्योंकि मैंने फिगर में बना दिया तो यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। माना एक्स अंतःखंड ए और वाई अंतःखंड बी, आप चाहो तो लिख लेना, अभी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने वहाँ फिगर बना दिया, टीचर समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो ये रेखा है ना, ये रेखा, ये बिंदु 2,3 से होके जाती है। अब मुझे पता है कि बिंदु 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, इसीलिए रेखा ऐसे गई है, ठीक है ना। अगर कोई सोच रहा है कि भाई रेखा ऐसे ही क्यों गई, ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई, ठीक है, तो मैं उसको बता दूं, यहाँ पे बोला गया है कि बिंदु 2,3 यानी कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x और y दोनों निर्देशांक धनात्मक कहाँ होते हैं, पहले चतुर्थांश में, मतलब ये पहले चतुर्थांश से ऐसे होते हुए जाती है। समझ में आ गई बात। तो ये 2,3 से पास होती है सर, और ये, ठीक है ना, a और b अगर x अंतःखंड और y अंतःखंड है तो इनमें रिलेशन क्या है सर, कि जो x अंतःखंड है और y अंतःखंड है वो आपस में बराबर दी है। समझ में आ गई बात। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, ठीक है, यानी वो लेक्चर पढ़ाया था, तो बताया था कि अगर हमें दोनों अंतःखंड पता हो, ठीक है, तो जो समीकरण होती है ना, वो बड़ी आसान हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि जो समीकरण होगी किसकी, ठीक है, रेखा का समीकरण या रेखा एल का समीकरण, क्योंकि मैंने नाम दे दिया है एल, है ना, रेखा एल का समीकरण, ठीक है। ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कि भाई आप x के नीचे a लिख दो, यानी कि x के नीचे x अंतःखंड प्लस y के नीचे b लिखो, मतलब y के नीचे y अंतःखंड बराबर 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको दोनों अंतःखंड पता है तो x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला अंतःखंड लिखो, इन दोनों को जोड़ो और बराबर लिख दो 1। ये मिल जाएगा आपको रेखा का समीकरण जिसके अंतःखंड a और b है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, भाई a और b तो बराबर है, a और b बराबर है ना, तो a की जगह या तो b रख दो या b की जगह a रख दो, ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि a और b बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो मैंने कहा भाई x के नीचे चलो a रहने देते हैं, जो y है ना सर उसके नीचे जो b है उसके नीचे भी a लिख दिया, बराबर आ गया 1। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि a और b आपस में बराबर हैं सर, a और b क्या है, आपस में बराबर हैं, तो मैं b की जगह भी a लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इतना करोगे ना, जैसे ही आप इतना करोगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, जैसे ही आप इतना करोगे तो यहाँ से देखो समीकरण क्या हो जाएगी, x प्लस वाई डिवाइड बाई ए, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है, x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगले में क्या हो जाएगा, ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो,
ठीक है, अगले स्टेप में क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए गुणा में एक, यानी कि ए हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, है ना। इसको बोल देते हैं चलो भी समीकरण 1। ठीक है, अब हमें पता है कि ये रेखा का ही तो समीकरण आया है ना, ये रेखा का ही समीकरण आया है। तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होते हुए जाती है तो वो बिंदु उसको सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या है कि हम बोलेंगे परंतु, हम क्या बोलेंगे, परंतु जो बिंदु है 2,3 रेखा पर है, बिंदु 2,3 रेखा पर है। ठीक है, अगर ये रेखा पर है तो ये क्या इंप्लाई करेगा सर, ये इंप्लाई करेगा कि भाई ये देखो, ये x की जगह और ये y की जगह, कि अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं और y की जगह 3 पुट कर दूं तो ये, ठीक है ना, LHS RHS बराबर रहेंगे। तो x की जगह मैंने लिखा 2, y की जगह लिख दिया 3 और बराबर लिख दिया a। ठीक है, याद रहे, x की जगह मैंने लिखा है 2, y की जगह मैंने लिखा है 3 बराबर a। तो यहाँ से 2 और 3 5 हो गया, है ना। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो हम बोलेंगे अतः जो फाइनल आंसर आएगा, अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा L का समीकरण जो होगा, ठीक है, देखो आप चाहो तो कहीं भी पुट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, वहाँ भी पुट कर सकते हो, या फिर b की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो फिर से। ठीक है, क्योंकि a इतना है तो b भी उतना होगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या है सर, इसी में पुट कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू ए है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, a है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू रख दो सर। a की वैल्यू कितनी है, 5। तो a का मान, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 था ना, a का मान कितना आया था, 5। तो इसलिए रेखा का समीकरण इतना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता अच्छे समझाया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को भी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए, ठीक है, आवाज़ अभी थोड़ा धीरे होगी और थोड़ा सुस्त लग रहा हूँगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि जो ये एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु क्या है, 2,2, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। मतलब क्या, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ कुछ, बस थोड़ा सा अंतर है। ये समझ लो y एक्सिस हो गया, ये समझ लो x एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया अपना x एक्सिस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि, ठीक है, फिर से, ठीक है, 2,2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मान लो यहाँ से। ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, कि 1 मिनट रुक जाओ, इसको कलर ही चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सर अगर मान लो x अंतःखंड A है और y अंतःखंड B है, तो इस बार इनका योग दिया गया, ये दोनों बराबर नहीं दिए गए, इनका योग दिया गया। और फिर से ये 2,2 यानी कि x2 y2 दोनों ही पॉजिटिव, मतलब फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो जाती है, पक्की बात है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो जाती है, पहले चतुर्थांश से। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या गया है, हमें गिवन है सर कि a और b यानी कि x और y अंतःखंड अगर हम जोड़ दें तो हमें 9 मिलेगा। अच्छा हाँ, एक बात और, किसी को भी लग रहा हो कि मैं ऐसा लिख नहीं रहा कि माना x अंतःखंड a, y अंतःखंड b है, तो उसे मैं 2 बातें बता दूं। पहली बात, अगर मैं नहीं लिख रहा तो चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिगर बनाई है, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, दूसरी बात, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ लिख लेना, माना x अंतःखंड बराबर a, y अंतःखंड बराबर b। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इतना हो गया। अब किसी एक का मान निकाल लो ताकि बाद में रखने में काम है। चलो अच्छा, वो बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि रेखा का समीकरण कितना होगा, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक है, चाहो तो रेखा कोई नाम दे दो सर, एल नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ऐसा नाम दे दो तो उसको, ठीक है, बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम किस रेखा की बात कर रहे हैं। रेखा एल का समीकरण क्या होगा सर, देखो, अगर हमें दोनों अंतःखंड पता हो तो मैंने अभी आपको बताया x बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी बराबर आता है 1 के। सर बराबर कितने की आता है, 1 की। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। अब मुझे पता है कि अगर a प्लस बी बराबर 9 है तो 1 का मान निकाल के उसकी जगह वो चीज़ पुट कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, b का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसका मान अगर मैं निकालूँ b का तो हो जाएगा 9 माइनस ए, यही हो जाएगा ना, 9 माइनस ए। ठीक, इसको बोल दो समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, b बराबर 9 माइनस ए रखने पर, ठीक है, b बराबर
9 माइनस ए रखने पर, अगर मैं b की जगह 9 माइनस ए रख दूँ साहब, ठीक है, b बराबर 9 माइनस ए रख दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x डिवाइड बाई ए अपनी जगह रहेगा प्लस y डिवाइड बाई, ठीक है, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बच गया, इज इक्वल टू बन गया 1। ठीक है, पर मैं क्या बोलूँगा, देखो अब इसके बाद मैं कहूँगा यार कि ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये जो समीकरण है ना, इसको मैं बोल देता हूँ, उसको मैंने 1 बोला था ना, इसको 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, देखो ऐसे आपको बॉक्स में नहीं करना होता, ये हमारा आंसर नहीं है तो बॉक्स में मत रखना, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छपा रहे, ये हाईलाइट रखना अपने दिमाग में कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है x बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई 9 माइनस ए, ये रेखा का समीकरण आया है अभी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है सॉल्यूशन, हमें ए का मान निकालना है हालांकि। लेकिन अब मैं अगला स्टेप क्या करूँगा, इसको आगे सोल्व करने से पहले मैं यहीं पे x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है ये इस बिंदु से होती हुई जाती है। ठीक है, तो पक्की बात है कि ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा परंतु। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा परंतु जो बिंदु है, कौन सा बिंदु सर, 2,2, बिंदु 2,2 रेखा पर है ना, बिंदु 2,2 रेखा L पर है। ठीक है, अब बिंदु 2,2 अगर रेखा L पर है सर, तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई रेखा L इसको सेटिस्फाई करनी, ये बिंदु मतलब रेखा को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो आप देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस स्टेप के बाद आपको इधर देखना है सर। ठीक है, अब 2,2 अगर इस पे है तो मतलब x की जगह 2 रख सकते हो, y की जगह भी 2 रख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या, x की जगह 2 रखा तो 2/a आ गया, प्लस y की जगह भी 2 रख सकते हो तो 2/9 माइनस a आ गया, इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या किया है कि ये बिंदु इस रेखा पे है तो x की जगह 2, y की जगह 2 हम रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तब इसको सोल्व कर लो, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा में 9 कितना हो गया 18, 2 गुणा में माइनस ए कितना हो गया -2a, a गुणा में 2 कितना हो गया 2a डिवाइड बाई, इनकी आपस में गुणा होती है, a गुणा में 9 कितना हो गया 9a, फिर यहाँ पे माइनस का a स्क्वायर, है ना, क्योंकि a गुणा में माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 2a माइनस 2a तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ 18 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई छोड़ो, ये जो चीज़ है उधर गुणा में चली जाएगी ना। ठीक है, तो 9a माइनस a स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, यही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो अब देखो, a स्क्वायर इधर लेके आओगे प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा और 9a माइनस में आ जाएगा, और 18 तो पहले से इस तरफ ही है, बराबर आ गया सर 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसको फैक्टराइज कर लो यार, आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने आते होंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, यह आ जाएगा a-3 a-6, है ना, क्योंकि हमें गुणा करके क्या लाना था, 18 गुणा में 1 18, और जोड़ के क्या लाना है -9, तो -3 -6 -3 -6। ठीक है, जोड़ोगे तो -9 आएगा, गुणा करोगे तो +18 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से अगर आप मान निकालोगे तो अलग अलग रखोगे 0 इनको, तो a का मान 3 आएगा या फिर a का मान 6 आएगा सर। मतलब यहाँ 2 मान आ रहे हैं, है ना, और दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही लिए जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है कि एक आधा कैंसिल हो। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मतलब यहाँ पे 2 आंसर आएंगे इसके। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा साइड में करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, इसी स्टेप के बाद जैसे कि मैंने, ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ जाता है, बट फिर भी मेरी आदत है ऐसे करना, ताकि कोई बाद में PDF देख रहा हो ना तो उसको दिक्कत ना हो यार। ठीक है, वो समझ जाए कि कौन से स्टेप के बाद कहाँ देखना है, फिर यहाँ के बाद कहाँ देखना है। चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो मुझे क्या करना था, समीकरण निकालनी थी किसकी, लाइन की। अब लाइन के लिए a मेरे पास आया है, मैं b निकालूँ, या तो मेरे पास एक चारा ये है कि मैं b निकालूँ पहले, है ना, और फिर x के नीचे a, y के नीचे b, यानी कि a और b यहाँ पे रख दूँ। लेकिन इससे भी आसान तरीका है सर आपके पास, इससे भी आसान तरीका क्या है, इससे आसान तरीका है सर, आप यहाँ नज़र घुमाओ एक बार, यहाँ पे आप नज़र घुमाओगे ना जब आप, ठीक है, यहाँ पे जब आप नज़र घुमाओगे सर, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, यहाँ पे जब आप नज़र घुमाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये भी तो समीकरण उसी लाइन की है, यहाँ पे सिर्फ a दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि b की जगह डायरेक्ट 9 - a लिखा हुआ है, तो अलग से फिर 2-4 लाइनें आप लोग को नहीं लिखनी पड़ेंगी, वहीं से आप सीधा मेंटली कैलकुलेट कर लेना। तो हम बोलेंगे यहाँ 2 केस बनते हैं, केस 1
केस 1 में क्या होगा, जब a बराबर आप 3 ले लोगे, a बराबर 3 ले लोगे, ठीक है। और एक दूसरा केस बनेगा साहब केस 2, सेकंड केस, जब a बराबर आप 6 रख लोगे, है ना। तो 2 केस बनते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर 2 केस बनते हैं आपके पास, ठीक है। पहला केस क्या है, a बराबर 3, और दूसरा केस क्या है, a बराबर 6। देखो ऐसे आपको बॉक्स में हर जगह बंद नहीं करना होता, जो फाइनल आंसर आता है उसे ही बंद करना, बट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यार अभी, तो मेरे को ऐसे ज़्यादा सही लगता है कि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैसे रहेगा, जब ऐसी चीज़ें हाईलाइट वाईलाइट होती रहेंगी, ठीक है। चलो, तो अगर a बराबर 3 है सर, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण सर इसी को उठा लो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, x बाई ए वाई डिवाइड बाई, देखो x डिवाइड बाई ए वाई डिवाइड बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है सर। अब यहाँ पे क्या करो, a की वैल्यू ये जो 3 आई है ना इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x बटे में 3 प्लस y डिवाइड बाई, a की जगह 3 रखोगे, सोचो ना 9 में से 3 गया 6 बचेगा सर, इज इक्वल टू 1। ये आ गया रेखा का समीकरण। अब चाहो तो इसको और सोल्व कर सकते हो, कितना 6 गुणा में x कितना हो जाएगा साहब 6x, 3 गुणा में y कितना हो जाएगा सर 3y, नीचे डिवाइड में कितना का 6 गुणा 3 18, एक काम करो ना 18 उधर गुणा में ले जाओ, 18 एकम 18, फिर 18 आ जाएगा तो माइनस में ले आओ, मतलब अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ इसको तो -18 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, जो आप करके देख लेना, ठीक है। क्या मैं सबको 3 से भाग कर सकता हूँ, सब 3 से कट रहे हैं, बोलोगे हाँ, तो ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18 बराबर 0, ये है अपना फाइनल आंसर सर, है ना। तो मतलब कायदे से देखा जाए तो आपको इसे बॉक्स में रखना है, ठीक है, बट मैंने सबको ही बॉक्स में क्यों रख दिया है, ताकि चीज़ें आपको दिखती रहें कि मैं कहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, है ना। ये आ गया अपना समीकरण। ये तो केस 1 का आया सर सॉल्यूशन, किसका आया है, केस 1 का सॉल्यूशन आया है। अभी केस 2 रहता है सर, केस 2 रहता है, तो केस 2 की बात कर लेंगे, ठीक है। तो केस 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी स्टेप के बाद आपको यहाँ पे देखना है, केस 2 a बराबर 6, तो समीकरण क्या हो जाएगी, फिर से वही x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, है ना। इस बार a बराबर 6 रखना है, ठीक है ना, a बराबर 6 रख दो इसमें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, है ना, 9 माइनस 6 3 इक्वल टू 1। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे सर, इसको आप थोड़ा सा, कितना हो जाएगा ये 3x, 6 गुणा में y कितना सर 6y, और 6 3 18 उधर जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6 और 3 छक 18 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये आ गए हमारी दूसरी लाइन की समीकरण, यानी कि इक्वेशन। क्लियर होगी बात, ये लो, ठीक। तो अब जो बाकी चीज़ें थी, ठीक है ना, मैं उन्हें हटा दे रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट की थी, ठीक है। बाकी देखो वो रही फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, अगर ये पूरा आ रहा है क्या, हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी, ठीक है, अभी मेरे को जुकाम बुखार था थोड़ा, तो अभी पूरा सही नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है बिंदु यहाँ से जाने वाली धन x अक्ष से इतना कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक काम तो ये करना है। उसके बाद बोला है इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, है ना। समीकरण जिनकी भी ज्ञात करनी है, ठीक है, वो अगर मैं फिगर समझाऊं तो आप जल्दी समझ पाओगे। फिर से देखो, ठीक है, याद रहे इन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप फिगर बना के दिखाओ, बट अगर बना दोगे ना तो आपको भी समझने में आसानी होगी, टीचर भी आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ बच्चों को क्वेश्चन विजुलाइज करना आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्या बोला गया। सबसे पहले यहाँ पे 2 रेखाओं का समीकरण निकालना है, हम एक की बात पहले करते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे, जो बिंदु 0,2 से होके जाती है और x अक्ष से इतना डिग्री इतना रेडियन का कोण बनाती है 2π/3। अब 2π/3 जाहिर सी बात है, ठीक है ना, अगर आप इसे डिग्री में चेंज करोगे 120 डिग्री आएगा, क्योंकि π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 का दूनी यानी डबल कर दो 120 डिग्री है। तो मतलब रेखा x से 120 डिग्री बनाती है, तो कुछ इस तरह से झुकी होगी और कहाँ से होती हुई जाएगी, जहाँ पे x0 y2 है। x0 y2 कहाँ पे होता है सर, y1 y2, तो मान लो यहाँ पर है, क्योंकि x0 है तो ये y अक्ष में होगा और y कितना है 2, मतलब ओरिजिन से जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु मान लो ये रहा मूल बिंदु हो, इससे 2 यूनिट ऊपर होगा। तो मतलब रेखा कुछ ना कुछ ऐसे ही जाएगी, रेखा जो भी होगी अपनी यहाँ पर
ठीक है, वो ऐसे ही होके जाएगी सर। कैसे पता लग रहा है कि ऐसे ही होके जाएगी? ठीक है, ऐसे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ऐसे जाएगी तो ये कोण 120 का दिख रहा है कहीं से आपको? नहीं। जबकि ये दिख रहा है ना 120 डिग्री, या फिर रेडियन में बोलो, तो ये है 2π/3, 2π/3। समझ में आ गया? तो इसलिए ये रेखा ऐसे होकर जाएगी। ये तो होगी पहली रेखा जिसकी बात की गई थी। अब मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े कि वो रेखा का समीकरण हम निकाल रहे हैं जो इस बिंदु से पास होती है, जो इतना कोण बनाती है। इतना तामझाम नहीं करना अपने को। हम बोलेंगे यार L1 इसको बोलेंगे। क्वेश्चन में जहाँ भी मैं इस रेखा की बात करूँगा वहाँ मैं L1 से इसको मेंशन करता जाऊँगा। टीचर समझ जाएंगे कि बच्चे ने अगर यहाँ पे L1 लिखा है तो वो यहाँ पे L1 जब भी बोल रहा है तो वो उसी रेखा की बात कर रहे हैं, है ना। इस तरह से ना एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप में, जो आप आंसर लिख रहे हो, और टीचर में, ताकि जो आप समझाना चाहते हो वो टीचर को समझ में आ रहा है, तभी वो आपके नंबर काटते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में तब भी आ जाएगा, बट वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को या तो अलग से यहाँ पे लिखो या फिर वहाँ मेंशन करो, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीका है। मतलब क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना भाई ये सब क्वेश्चन कहाँ काम आते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में डायरेक्ट कहीं काम ना आए, लेकिन ये आपको सोचने का तरीका देते हैं। आपको जब लाइफ में एक नई प्रॉब्लम आएगी कोई भी, तो वहाँ पे आप एकदम से डरोगे नहीं। आपको ना, क्योंकि ये एक स्किल हो गई, आपके दिमाग को हैबिट हो गई है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वो जो नई मुसीबतें आएंगी या फिर नई चीज़ें आएंगी ना, तो आप सोचोगे कि वहाँ पे क्या दिमाग लगाएं हम, है ना, क्या क्या क्लू ढूंढें हम, या फिर उसको तरीके से कैसे सॉल्व करें हम। तो वही तरीका यहाँ पे आपको, ठीक है ना, ये जो तरीका ना रिफ्लेक्ट करता है आपकी लाइफ में कि आप कितनी मैनेज तरीके से चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है, देखो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखना, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी लाइफ में कहीं डायरेक्ट काम ना आए, बट इनसे सीखी हुई चीज़ें काम आएंगी, तो ये बिल्कुल मत समझना कि इन क्वेश्चन का कोई यूज़ ही नहीं है। भाई इन क्वेश्चंस का यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो भी टेक्नोलॉजी आप अपने आसपास देखते हो। अब वो एक अलग बात है कि आप उसका डायरेक्ट यूज़ करोगे कि नहीं करोगे फ्यूचर में, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब मैं अगर इस रेखा का समीकरण निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाती है, थीटा, तो tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, यानी कि ढाल हो जाएगा, तो इसका ढाल निकल जाएगा सर, है ना। क्योंकि मैंने इसे रेखा L1 बोला है तो इसके ढाल को M1 बोल दे रहा हूँ, अभी बाद में बात करेंगे। ढाल निकल गया, tan थीटा से एक बिंदु पता है, तो बस एक बिंदु और ढाल पता हो तो रेखा का समीकरण पता है। अच्छा, एक दूसरी रेखा की भी बात की गई है सर यहाँ पे, है ना। दूसरी रेखा क्या थी? कह रहे हैं कि इसके समांतर एक और रेखा है जो y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर काटती है। तो मतलब क्या, इसी के समांतर खींचना है आपको, है ना, इसी के समांतर। अब देखो ये रफ फिगर है, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि पैरेलल वैलर नहीं दिख रही तो क्या करेंगे, रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक रफ फिगर बनाई रेखा 2 की। ये क्या है? रेखा 2, जो यहाँ पर मान लो y1 और -1 और यहाँ -2, यानी कि 2 यूनिट नीचे। जैसे इससे पहले वाली 2 यूनिट ऊपर थी, तो ये 2 यूनिट नीचे काट रही है सर, और इससे पहले वाली कहाँ थी? 2 यूनिट ऊपर थी। ठीक है, तो 2 यूनिट नीचे काट रही है, मतलब इसका क्या, x तो 0 ही रहेगा, y -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके समांतर है तो मतलब इसका ढाल भी उसके बराबर ही होगा। अगर मैं इसका ढाल m2 मान भी लूँ तो m2 m1 बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं। मतलब उसका ढाल निकल गया, इसका भी निकल गया। इस पे एक पॉइंट पता है। एक और तरीके से निकाल सकते हो इन दोनों समीकरण को। अगर आप उस वाले तरीके से ना निकालना चाहो तो आपको ढाल पता है और y इंटरसेप्ट पता है, y खंड पता है ना, y अंतः खंड 2 है भाई, 2 ऊपर है मतलब 2 है, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो मैं उस तरीके से निकाल दूंगा, आप जैसे भी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप तरीके से करेंगे कैसे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना L1 का ढाल, माना L1 का ढाल बराबर M1 है और L2 का ढाल बराबर M2 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ M1 निकाल लेते हैं, यानी कि रेखा L1 का ढाल निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा tan थीटा, और थीटा कितना दिया गया है? 2π/3। जैसे ही आप इतना करोगे आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको अभी आगे जगह की जो हमें ज़्यादा पढ़ने वाली है, तो अभी से मैनेज करके चलते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, M1 मतलब क्या साहब? tan 2π/3 कैसे निकालोगे? जब 90 से बड़ा हो जाए कोण तो उसको 0 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं π - π/3,
ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं, है ना। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ो, 2 से ज़्यादा ही हो गया तो एक बार ही पढ़ना, यानी कि 1 पाई। तो उसमें से देखो क्या माइनस या प्लस जो भी है कर सकते हो, है ना। यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 3 गुणा में पाई 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया, क्या बचा 2 पाई, ऊपर 2 पाई नीचे 3, यानी वही चीज़ है। बट अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि सर 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा। अब देखो, अब यहाँ पर जो थीटा नज़र आ रहा है आपको वो आ गया ना 0 से 90 के बीच में, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमने सीख रखी हैं कि भाई पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट यानी दूसरा चतुर्थांश, उसमें 10 नेगेटिव होता नहीं, जो आएगा वो नेगेटिव रहेगा, और पाई पे चेंज नहीं होता था, तो 10 का 10 रहेगा। ये सब चीज़ें आप देख चुके हो। तो m1 का मान कितना आ गया सर, m1 का मान आ गया -√3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, उसमें कितना होता है √3, तो m1 तो √3 आ गया सर, m1 कितना आ गया, √3 आ गया सर, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है इधर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा रेखा L के लिए, ठीक है, रेखा L के लिए। देखो अब इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब इस तरीके से भी निकाल सकते हो समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। उस केस में स्लोप m ये हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसी समीकरण को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि रेखा 1 के लिए, ठीक है, जो ढाल है वो तो m1 है जो कि आया है -√3, और जो y इंटरसेप्ट है, y अंतःखंड है वो है 2 सर, है ना। यानी कि यहाँ पर जो ये C1 है वो 2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं C कि y अंतःखंड ना, y को कितनी दूरी पे काटा, तो ये C1 2 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो इसका समीकरण क्या हो जाता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला याद है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर हमें ढाल पता हो, y अंतःखंड पता हो, तो ये फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये लगा दोगे जल्दी आ जाएगा। है बस याद रखना स्लोप क्या है m1 और अंतःखंड क्या है C1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर अंतःखंड है इसे हम C2 बोलेंगे, जो नीचे वाली रेखा के लिए अंतःखंड है उसे C2 बोल दो, चाहे तो ऐसे निकालो चाहे उस बिंदु से भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है यार, आप कैसे करना चाहते हो। तो y इक्वल टू क्या, m1 की वैल्यू क्या है, वर्गमूल 3, साथ में कितना है x है, C1 कितना है सर 2 प्लस में 2, इसको सॉल्व करोगे अच्छे से, -√3 इधर लाओगे तो हो जाएगा √3x, प्लस में यहाँ पे y है, माइनस में 2 आ जाएगा वो वाला, बराबर बचेगा 0। समझ में आ गई बात, ये हो गई समीकरण सर, ये क्या आ गया अपने पास, समीकरण आ गई, ठीक है, ये वाली। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही रेखा L2 के लिए अगर हम बोलें, ठीक है, तो रेखा L2 के लिए देखो, पहली बात तो अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं रेखा L2 के लिए, क्या क्या चीज़ें पता है अपने अपने को, इसके लिए ध्यान से देखो, रेखा L2 के लिए, है ना, तो उसका स्लोप निकालना पड़ेगा m2। तो हम क्या बोलेंगे भाई, m2 जो होगा वो बराबर होगा m1 के ही, m2 जो होगा वो m1 के बराबर होगा। इसको कहाँ लिखूँ यार, जगह तो इतनी दिख नहीं रही, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लूँ क्या, ठीक है। अब आपको इधर देखना है सर, ठीक है, ये क्यों बराबर होगा, m2 m1 बराबर क्यों होगा, पहले लिख ही दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। रेखा 1 रेखा 2 समांतर है, मतलब इन दोनों का ढाल बराबर होगा, समांतर रेखाओं का ढाल बराबर होता है। इसका मतलब m2 भी कितना आ गया, इसको अलग कलर से लिखते हैं हम, इसका मतलब m2 कितना आ गया, m1 के बराबर, जो कि है -√3। और यहाँ पर C2 कितना है, मतलब जो रेखा 2 है इसका y अंतःखंड को C2 बोला है, क्योंकि ये दो नीचे है तो ये, ठीक है, C2 असलियत में ये नहीं होगा, C2 होता है साइन के साथ, है ना, जो C2 होता है वो साइन के साथ होता है सर, ये याद रखना। वहाँ पे तो चल जाएगा 2, बट यहाँ पर C2 कितना होगा, C2 2 ना होके -2 होगा, C जो होता है वो निशान के साथ लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि -2, बस इतना याद रखना, जो साइन के साथ लिया जाता है खंड, ठीक है। तो यहाँ से रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, mx प्लस सी, तो यहाँ पे m कौन सा है, दूसरा वाला, ये भी दूसरा वाला, क्योंकि दूसरी रेखा की बात हम कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू साहब m2 की वैल्यू कितनी हो गई, m2 की वैल्यू वही है -√3, साथ में x, और C2 इस बार लेकिन माइनस में है, -2, तो ये कितना हो जाएगा, √3x इधर लाओगे हो जाएगा √3x, ठीक है, और y इधर पहले से ही है, -2 इधर आएगा प्लस में, बराबर बचेगा 0 साहब, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा।
ठीक है, तो वो और ये, ठीक है, पहली रेखा का वो दूसरी रेखा का। क्लियर हो गई बात? इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो 14वां क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आसान सा है। इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखना। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखो, ठीक है। तो पहले मूल बिंदु कहाँ पे होगा वो डिसाइड कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये है अपना मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु को मैं ए बोल दे रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। ओ क्यों नहीं बोला, फिर कंफ्यूजन होती है कौन सा 0 है कौन सा ओ है, इसलिए मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब इस मूल बिंदु से किसी रेखा पे लंब डाला जाता है सर, इस मूल बिंदु से किसी रेखा पे लंब डाला जाता है, और लंब उस रेखा को कहाँ पे जाके मिलता है, -2,9 पे। अब आपको इतनी ही बात तो समझ में आती होगी कि जो -2,9 है इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है सर ये कहीं, ठीक है। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है -2, +9, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जो रेखा है वो जानी कैसे चाहिए। अब आपको इतना तो पता लग गया होगा ना कि भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। तो अगर मैं रेखा को ही ऐसे बनाने लग जाऊंगा तो परपेंडिकुलर कैसे डाल पाऊंगा, यहाँ पे बनेगा नहीं 90 डिग्री। इसका मतलब रेखा कुछ इस तरह से होके जाती है सर। देखो अगर ये रेखा ऐसे होके जाएगी, ठीक है, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिन से, यानी कि यहाँ से इस पे लंब डाला जा सकता है, ठीक है, इस पे लंब डाला जा सकता है। दिखाऊं जरा लंब आपको बना के, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ये हो गया लंब, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको लंब नजर आया, ठीक है, ये लंब है सर, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बिंदु था -2,9, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ अगर मैं, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम दे दो सर बी, इस बिंदु को नाम क्या दे दो, बी, यानी कि ये बी हो गया और ये वाला बिंदु ए हो गया। तो आप देखोगे ए बी जो है ना वो लंब है किसी रेखा पे, और रेखा का नाम मैंने एल लिख दिया, ठीक है। रेखा का नाम मैंने क्या लिख दिया सर, एल। तो रेखा एल पर मूल बिंदु से डाला गया लंब है ए बी, किस रेखा पर, एल रेखा पर। इस रेखा को कहाँ पे मिल रहा है, -2,9 पे। किसकी समीकरण निकालनी है, रेखा की। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब इस बिंदु पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसान है भाई साहब। देखो ध्यान से देखना, जो ए बी का ढाल है साहब, जो ए बी का ढाल है, क्या मैं उसे कुछ मान सकता हूँ, चलो मैंने माना m1। और जो रेखा का ढाल है सर, जो रेखा का ढाल है, इसका ढाल जो है उसको भी मैंने मान लिया चलो m2, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं m2 डायरेक्ट तो नहीं देख पा रहा हूँ क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ए बी का ढाल मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि m1 निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे दो बिंदु पता है सर, y2 - y1 x2 - x1 करके निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब m1 निकल जाएगा, और मुझे पता है कि दोनों लंबवत हैं। और अगर दो रेखाएं लंबवत हों, या फिर मान लो एक रेखा खंड है एक रेखा है, तब भी कोई बात नहीं, वही नियम लगेगा। तो उनका जो ढाल है उसका गुणनफल कितना आएगा, -1 आएगा। तो मतलब एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा ना, एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और जैसे इसका ढाल पता लग गया, इस पर एक बिंदु पता है, समीकरण निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे माना, ठीक है, ए बी का ढाल, माना ए बी का ढाल बराबर है जनाब m1, और माना रेखा एल का ढाल बराबर है सर m2। क्लियर हो गई बात। अब हमें पता है कि जो रेखा एल है सर, रेखा एल है वो लंब है ए बी पर, या फिर ए बी लंब है, मतलब एक दूसरे पर ही लंब होते हैं, ऐसी बात है, या फिर ए बी लंब है एल पे, कैसे भी ले सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब कि जो इनका ढाल होगा सर, एल का ढाल क्या है m2, ए बी का ढाल क्या है सर m1, इनका गुणनफल -1 के बराबर आएगा, बिल्कुल। क्या मुझे m2 पता है, आप बोलोगे नहीं। क्या मुझे m1 पता लग सकता है, आप बोलोगे हाँ। कैसे, इसको कंपेयर कर लो ना, इसको कंपेयर कर लो x1 y1 से, इसको कंपेयर कर लो x2 y2 से, x2 y2 से, कर सकते हो कि नहीं। तो भैया ढाल क्या हो जाएगा, y2 - y1, यानी कि 0 - 9
0 - 9 डिवाइड बाई x2 - x1, है ना, यानी कि 0 - -2 यानी +2, है ना। आप चाहो तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला लिख के भी दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला लिख के भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ऐसा करने से क्या मिला मुझे, m1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सर, y2 0 y1 9, 0 - 9, x2 0 x1 -2, तो 0 - -2 यानी +2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जनाब, देखो m2 बराबर, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 0 - 9 -9 रहेगा, नीचे 2 बचेगा, है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, 9/2 उधर जाएगा, 2/9 बन जाएगा। क्लियर हो गई क्या यहाँ तक चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये m2 तो मुझे पता लग गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर इतना पता है तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखना है आपको, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ रेखा L का समीकरण, है ना। अब निकालना काफ़ी आसान हो गया, क्यों, क्योंकि इस पे हमें इसका ढाल भी पता लग गया, इस पे एक बिंदु भी पता है, तो y - y1 = m x - x1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस यहाँ पे m2 है सर, ठीक है। तो y - y1, इस पे जो बिंदु पता है y1 कितना है, 9 है ना, उस बिंदु का y कोऑर्डिनेट। m2 कितना है सर, m2 आया है 2/9, तो यहाँ पे लिख दोगे 2/9। यहाँ पे कितना x - x1 कितना है सर, -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 गुणा में y करोगे जनाब, 9y हो जाएगा, माइनस में 9 = 81 बराबर 2 गुणा x कितना हो गया, 2x, और 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो यहाँ से देखो, हाँ 2x तो अपनी जगह रहने दो, x को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। एक मिनट को यार, शोर बहुत आ रहा है, एक बार खिड़की बंद कर दो ना, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। वो बगल में काम चल रहा है ना, आवाज़ वैसे ज़्यादा कम तो नहीं हुई होगी, बट अभी माइक से ठीक है, वो रिड्यूस कर देगा उतना, ठीक है। हो सकता है कि उतनी आ भी नहीं रही हो आपको, बट यहाँ आ रही है, क्योंकि माइक में क्या है ना, फिर मैं ऑडियो को एडिट भी करूँगा, थोड़ा शोर वहाँ से भी कम हो जाएगा, तो शायद आपको उतना पता ना लगे, बट यहाँ शोर बहुत है, ठीक है। देखो 2x आ गया अब, ठीक है, ये 9y इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, और 81 उधर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 85, क्योंकि 4 और ऐड हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। और यहाँ बचेगा बराबर 0, मैं इस बराबर 0 को उधर लिख दे रहा हूँ यार, और इसको खिसका दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट पेपर में भी ऐसा कर सकते हो, उसमें आपको खिसकाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उधर ले आने की बजाय आप जो मैं उधर लिख रहा था वो पहले से आप इधर लिखना शुरू कर देना, है ना, क्योंकि एक अच्छा रहता है कि हम 0 को उधर लिखें। वैसे अगर इधर भी लिख दोगे वो गलत नहीं है, बट ज़्यादा अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, रेखा का समीकरण इतना होगा। क्लियर हो गई बात इतनी। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। ये अपना y एक्सिस था, याद रखना, ये x एक्सिस। अब बोलोगे ये तो मैं पता ही है, हाँ पता है, मजाक कर रहा था। देखो यहाँ पे आ जाओ, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वें क्वेश्चन में देखो, इसमें बच्चों को ये लेंथी लगता है, आसान है, पर वो करें कैसे, बस ये उन्हें ढूंढना होता है ना, तरीके से कैसे करें। तो उसको देखो, किसको x एक्सिस पे दिखाएं, किसको y पे दिखाएं, सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, तांबे की कोई छड़ है, तांबे की कोई छड़ है सर, जिसकी लंबाई, ठीक है ना, L सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है, ठीक है। एक प्रयोग में यदि L बराबर इतना है जब C बराबर इतना है, और L बराबर इतना है जब C बराबर इतना है, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना भाई। क्योंकि तांबे की रोड है, तो जब गर्मी देंगे तो ये फैलेगी थोड़ा, है ना, लेंथ बढ़ेगी इसकी, तो वही चीज़ है, रैखिक फलन है। इसका मतलब क्या है सर, जैसे देखो आपके पास इक्वेशन होती है ना, y = mx + c, देखा है ना आपने ऐसी इक्वेशन, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आप यूं भी, या फिर आप इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो सर, आप ऐसे लिखते हो ना, y = fx, जो फलन आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि भाई जो y है इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, यानी y x का एक फलन है, कुछ इस तरह से लिखते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, जैसे यहाँ पे y को हम x का फलन लिखते हैं, वैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लंबाई है सर, जो लंबाई है वो c का फलन है सर। तो यहाँ से आपको इतना तो दिमाग में आ गया होगा, x की जगह पे c दिखा दो, y की जगह पे l दिखा दो। क्लियर हुई बात। मतलब क्या, मतलब देखो इसको याद रखना अभी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये रफली अभी मिटा दूंगा मैं, बट आप इसको याद रखना। देखो मैं क्या करूँगा, पहले ना यहाँ पर मैं, ठीक है, एक डब्बा बनाऊँगा सर, ठीक है, और इसमें ये जो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है ना,
इनको पहले नोट कर दूंगा, इनको पहले नोट कर लूँगा सर कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये कह रहे हैं, उसके हिसाब से देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। और जो फलन है ना रैखिक फलन है, मतलब इसका ग्राफ बनाओगे तो रेखा आनी चाहिए, ठीक है, वो भी याद रखना। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे यहाँ से तो पता लग गया, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं मतलब y x का फलन है, वैसे यहाँ पे l इक्वल टू एफ ऑफ सी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना l c का फलन है, तो l c का फलन है, तो मतलब x पे क्या दिखाओगे c, तो मतलब जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में होगा वो x एक्सिस पे दिखाओगे, और जो लेंथ आएगी इसकी वो y एक्सिस पे दिखाओगे मान लो, फिर ऐसे आप ग्राफ बनाओगे, और ये फलन जो होगा ये रैखिक होगा, मतलब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो एक रेखा आएगी। रैखिक फलन का मतलब क्या है, जिसका ग्राफ एक रेखा है, ठीक है, जिसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो एक रेखा है, ठीक है। अब जरा आपको समझ में आ गया, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि किसको x एक्सिस पे दिखाऊं किसको y एक्सिस पे दिखाऊं, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भैया देखो जब L इतना L इतना होगा कब, जब C 20 होगा, C 20, ठीक है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, तो लंबाई इतनी सेंटीमीटर, लंबाई कितनी 124.942, ठीक है। और जब टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, तो L 125.134 सेंटीमीटर होगा। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, कभी भी इसको आप ऐसे मत पढ़ना कि 124.942, गलत है वो, 124.942 पढ़ा जाता है ना। इसका रीजन ही बता चुका हूँ, क्योंकि भाई 9 दशमलव नहीं होगा अगर, दशमलव नहीं होगा अगर, तब तो ये चीज़ें भी सेम है सर, तब तो ये चीज़ें भी सेम है सर, दशमलव नहीं होगा तो ये भी 942, ये भी 942, ये भी 942, लेकिन अगर दशमलव लग गया तो जो इंसान इसको 942 पढ़ रहा था उसको भी 942 पढ़ेगा, उसको भी 942 पढ़ेगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 124.942 पढ़ोगे इसको, 125.134 पढ़ोगे इसको, ठीक है, क्लियर होगी बात। और ये सेंटीमीटर में है। अब यार देखो ना कितना आसान है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम करेंगे कैसे, क्योंकि मैंने इसको x पे दर्शाया है तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ऐसे लिखोगे नहीं तब भी ठीक है, लिख दोगे तब तो कोई बात नहीं है। क्या मैं इसको x1 बोल दूं और इसके सामने वाला जो y आया है इसको y1 बोल दूं, आप बोलोगे हाँ। और क्या मैं इसको x2 बोल दूं, क्या मैं इसको y2 बोल दूं, आप बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक चीज़ समझा सकूँ। कौन सी चीज़ सर, क्योंकि यह रैखिक फलन है ना भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट में रेखा वाला लगाऊंगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे अरे रेखा वाला क्यों लगा दिया। क्योंकि यार देखो, ये अगर रैखिक फलन है तो मतलब अगर इनका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये रेखा पे आएंगे, मतलब एक बिंदु x1 y1 रेखा पे आएगा और ये दूसरा बिंदु भी उसी रेखा पे ही होगा। 110 x पे है और y पे कितना है, सॉरी ये सब मत लिखो, सीधा x2 y2 लिख दो, है ना, ये सब नहीं, सीधा x2 y2 लिखो, है ना। और दूसरा क्या, x2 y2, ये किसी रेखा पे होंगे, मान लो L है ये, है ना, ये क्या है, रेखा L है। या फिर यूँ कह लो जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना फलन, तो या ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये L इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ऐसे भी कह सकते हो। रेखा L जो है वो किसका ग्राफ है, इसका। समझ में आ गया, वो क्यों है वो समझा चुका हूँ, जिसने नहीं दिखे अभी पीछे स्किप कर दिया तो नहीं समझ पाएगा, है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है सर, y की जगह L, x की जगह c। मैं लिखे रहने दे रहा हूँ, आप इतना मत लिखना, है ना, बढ़िया समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि L c का फलन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ठीक है क्या क्या कहानी में यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेखा L का समीकरण, रेखा L का समीकरण क्या हो जाएगा सर, रेखा L का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस y1, क्योंकि दो बिंदु पता है ना रेखा पे हमें, y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1। वैल्यू पुट करना शुरू करो, क्या करो, वैल्यू पुट करना शुरू करो। y की जगह हमने क्या दिखा रखा है, L दिखा रखा है सर, माइनस y1 की वैल्यू ये रही सर 100, ठीक है, 124.942 बराबर, ठीक है, ये चीज़ आएगी बराबर किसके, y2 माइनस y1 यानी कि 125.134, है ना, 125.134
134 माइनस y1 124.942 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 110 माइनस 20 110 माइनस 20 और यहाँ पर क्या आएगा x माइनस x1 x की जगह क्या दिखा रखा है c, तो x की जगह क्या रख दोगे c माइनस x1 कितना है सर 20। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सफ़ेद वाले मिक्स ना हो इसलिए मैं इसका कलर ही बदल डालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखोगे आप तो पहले इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर इसमें से ये माइनस करना है सर, ठीक है ना। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा। 13 में से 4 गया, 9 बचेगा। ये हासिल ले गया, 0 बचा। एक हासिल दिया 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। एक इधर दे दोगे 124 0, यानी कि इतना ही रहेगा। ठीक है, दशमलव। ठीक है, इसके पहले चाहो 0 लगा दो, डिवाइड बाई इसके में से 20 घटाओगे, 110 में से 20 गया 90। यहाँ कितना बचेगा सर c माइनस 20। यहाँ पे आ जाओ सर, यहाँ पे l बचेगा। ये माइनस में है चीज़ लिखी है ना, उसको उधर ले जाओ, प्लस में आ जाएगी। यानी प्लस में कितना हो जाएगा 124.942 है सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आसान सा क्वेश्चन था ना, हो गया क्वेश्चन। बस सर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट करना था, इसको सॉल्व आगे नहीं करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एल इन टर्म्स ऑफ सी हमने पुट कर दिया है ना, एल को सी के पदों में, एल को सी के पदों में दिखा दिया। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो यार। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लेना होता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले आगे। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है ना। इसमें भी हम देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंधों को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा। है ना, लीटर होना चाहिए, लीटर लिख रखा है यहाँ पे, बड़ी की मात्रा आती है लीटर में, ये मिस्टेक है, देख लेना। ठीक है, एक ही जगह से लिखा है यहाँ पे लीटर। ठीक है ना, खैर आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो कितनी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, लीटर गलत लिख दिया, लीटर को लीटर। ठीक, खैर छोड़ो। अब यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ पे कैसे करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर भी पहले आप ना ऐसे डब्बे में वैल्यूज, ठीक है, लिख लो। है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान लगने लगेगा आपको क्वेश्चन, नहीं तो आप भटकते रहोगे ऐसे वैल्यू देखते देखते। ठीक है, और किसको कहाँ पे दिखाएं, क्या करें, किसको एक्स पे लें, किसको वाई पे लें, भैंस की आँख, इतना तामझाम दिमाग में पालना नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो ज़रा। ठीक है, देखो ज़रा यहाँ पर बोला क्या गया है, देखो ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, वो जितना ज़्यादा बेच रहा है ना। जैसे देखो, जब उन्होंने जो भी बेच रहे हैं 980 लीटर दूध बेचा तो 14 रुपये के हिसाब से बिका पर लीटर। ठीक है ना, जब उन्होंने ज़्यादा लीटर बेचा तो 16 रुपये के हिसाब से बेचा। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब क्या है कि भैया आपको इतना पता है कि जितना ज़्यादा बेच पाओगे ना, जितना ज़्यादा बेच पा रहे हैं उतना ज़्यादा लीटर होता जा रहा है ना। मतलब क्या कि ये डिपेंड कौन कर रहा है, कितने ज़्यादा लीटर बेच लोगे। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा कितने रुपए के हिसाब से होगा। जैसे कि जब हम लिखते हैं ना वाई फलन है एक्स का, तो मतलब वाई की क्या वैल्यू होगी, एक्स को क्या पुट करोगे उसके हिसाब से वाई निकल के आता है। एक्स को क्या पुट करोगे उसके हिसाब से वाई निकल के आता है ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स को क्या पुट करोगे वही वाई निकल के आएगा, है ना। अब जैसे लीनियर फंक्शन है तो मान लो एक्स की पावर 1 ही ले लो, एक्स को क्या पुट करोगे उस हिसाब से वाई निकल के आएगा सर, है ना। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, प्लस में 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स को क्या पुट करोगे उस हिसाब से वाई निकल के आएगा, यानी कि वाई डिपेंड कर रहा है किस पे सर, एक्स पे। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे जो दूध की मात्रा है, ठीक है, जो दूध की मात्रा है ना उसको दिखा दो एक्स पे, और जो दाम निकल के आ रहा है ना यानी विक्रय मूल्य उसको दिखा दो वाई। ठीक है, जितना ज़्यादा बेच पाएंगे उस हिसाब से वाई यानी उसका मूल्य डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में देखो क्या है सर कि अगर वो 980 लीटर बेचते हैं, है ना, एक्स लीटर में है सर, मात्रा जो है वो लीटर में है और ये रुपए में है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो
वो 14 रुपये है ना, ये रुपए प्रति लीटर है, रुपए प्रति लीटर, ठीक है, 14 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच पाते हैं। अगर ये मात्रा इन्होंने बढ़ा दी 1220 लीटर, तो ये 16 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच पा रहे हैं। हमसे बोला है कि अगर उन्हें 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचना हो तो वो कितने लीटर दूध बेचे। हमने कहा भैंस हमें क्या पता, मान लेते हैं x3, मतलब x मानो ना, अगर आप ये चाहते हो कि x मानो ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसको x1 दिखाऊंगा, इसको x2 दिखाऊंगा, तो ये मान लो x3 है यार। इस तरह से y के सामने वाली चीज़ ये y1 दिखाऊंगा, ये y2 दिखाऊंगा, ये y3 है यार। तो हम क्या बोलेंगे, माना x3 लीटर बेचते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे हम माना, ठीक है, माना 17, है ना, माना रुपये 17 प्रति लीटर के भाव के लिए मात्रा या दूध की मात्रा प्रति सप्ताह है, वैसे ये है ना, मात्रा प्रति सप्ताह है ना, पर मैं उतना तामझाम नहीं पाल रहा, बराबर है x3 लीटर, ठीक है, आप वो लिख लेना आप चाहो तो। क्लियर होगी बात, x3 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या ये बोला गया है कि इनके बीच रैखिक संबंध है। देखो जरा ध्यान से देखो, क्या ये बोला गया है कि भाई जो संबंध है इसको रैखिक मान के चलना है। आपको अलग कलर लेता हूँ मैं, ठीक है, संबंध को रैखिक मानते हुए, ठीक है, संबंध को रैखिक मानते हुए, ठीक है। मतलब क्या है साहब कि अगर जहाँ से देखना, यहाँ पे अगर मैं समझाने के लिए आपको लिखूँ तो यहाँ पे बोला गया है कि इनके बीच में रैखिक संबंध है ना, इनके बीच में संबंध कैसा है, रैखिक संबंध। मतलब अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो एक रेखा आएगी, अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो फिर से एक रेखा आएगी। आप बोलोगे क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु है A, जिसके निर्देशांक है x1 y1, ये वाला बिंदु है B, जिसके निर्देशांक है x2 y2, ये वाला बिंदु है बिंदु C, जिसके निर्देशांक हैं x3 y3। क्लियर हो गई बात। हम बोलेंगे क्योंकि ठीक है, मूल्य तथा विक्रय मूल्य, मात्रा या मांग मान लो, है ना, ऐसे मात्रा बोल दो, ठीक है, या मांग बोल दो, है ना, मांग या मात्रा, ठीक है। मांग बोला उन्होंने तो मैं भी मांग ही बोल देता हूँ, ठीक है, डिमांड, ठीक है, मांग, ठीक है। ले यहाँ पे मांग लिख लेते हैं कि मांग कितनी चल रही है, ठीक है, मांग ही लिखा ना उन्होंने, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब जो मांग है सर, ठीक है, वो x लीटर है। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि मूल्य तथा मांग के मध्य, क्योंकि मूल्य व मांग के मध्य रैखिक संबंध है, है ना। इसका मतलब साहब, इसका मतलब जो ढाल होगा, क्योंकि एक रेखा पे आएंगे, इसका मतलब जो ढाल होगा AB का, वही ढाल आना चाहिए BC का। क्यों? क्योंकि भाई एक ही रेखा पे है ना ये, तो भाई जितना ढाल इसका होगा उतना ही ढाल इसका होगा। एक रेखा का ढाल थोड़ी बदलता है, रेखा तो सीधी होती है, ढलान उतनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर आप, ठीक है ना, याद रखना कि एक रेखा का ढाल कभी चेंज नहीं होता, तो चाहे आप रेखा का ढाल इन दोनों बिंदुओं से निकालो, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से, या फिर इन दोनों बिंदुओं से, या फिर इन दोनों बिंदुओं से, सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं AB की बात कर रहा हूँ तो AB फोकस करो, इसका ढाल क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, इसका ढाल क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 बराबर, अच्छा BC का ढाल कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, y को y में से घटाओ, y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2,
ठीक है, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, y2 माइनस y1 16 माइनस 14, तो यहाँ से आ गया 16 माइनस 14, x2 माइनस x1 1220 माइनस 980, y3 माइनस y2 17 माइनस 16, x3 माइनस x2, x3 तो x3 है, x2 है 1220। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या आपको? ठीक है, अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है तो बस इसके नीचे अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सर, यहाँ पे देखना, देखो 14 में से 16 गया, 2 बचेगा, और 1220 में से 980 घटा दोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, और यहाँ कितना, बाहर ऊपर तो 1 बचेगा, 17 में 16 गया नीचे, x3 माइनस 1200, ठीक है 1220। ठीक है, ये 1220 है सर। ठीक है, अब देखो यार, ये आराम से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से काटोगे 120 बचेगा, इसको इधर गुणा में लाओगे, x3 माइनस 1220 यहाँ पे आ जाएगा, x3 माइनस 1220 बराबर 120 इधर गुणा में गया, तो यहाँ से फाइनली कितना हो जाएगा, x3 का मान 1220 में जोड़ोगे तो 1340 है ना, यानी कि जो मांग थी वो क्या थी, x3 लीटर्स, यानी कि 1340 लीटर अगर वो इतना बेचेंगे प्रति सप्ताह तो हो जाएगा। ठीक है, 17 रुपये का। क्लियर होगी बात? चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया समझो पहले। यहाँ पे कह रहे हैं अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण इतना आता है। सर ठीक है, देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। समझा देता हूँ मैं फिगर से, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये अपने अक्ष हो गए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। अक्षों के बीच, मान लो ये है रेखाखंड जो अक्षों के बीच बनता है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, मतलब क्या कि भाई ये जो रेखाखंड है ना, ठीक है ना, इसको नाम दे देता हूँ मैं MN। ठीक है, इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है सर, इस रेखाखंड का है ना, अक्षों के बीच जो रेखाखंड बना है इसका मध्य बिंदु P है सर, इसका मध्य बिंदु P है, जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल a स्मॉल b। अब इसी का हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है। तो कितना आसान है ना निकालना है, तो आसान है। देखो मान लो कि जो x अंतःखंड है वो है कैपिटल A और y अंतःखंड है कैपिटल B। कैपिटल में क्यों माना है सर, स्मॉल में इस बार क्यों नहीं माना? क्योंकि यार देखो ना, स्मॉल भी कहीं और यूज़ हो गया है, तो मैंने इसलिए कैपिटल A कैपिटल B मान लिया। क्योंकि आपको फॉर्मूला रटा हुआ ना x/a + y/b = 1, तो a भी तो ये वाला तो नहीं ले सकते आप, वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, देखो अगर आपने इतना माना तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, ये इसके निर्देशांक होंगे a, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने a मानी है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा तो 5,0 हो जाएगा। वैसे ही टोटल लेंथ a मान लिया तो ये 1,0 हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0। ठीक वैसे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस पे तो x तो 0 होगा, y कितना है सर, b। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माना x अंतःखंड A है और y अंतःखंड B है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं सर, हमें इसी रेखाखंड, हमसे देखो क्या बोला गया है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो, वो चीज़ क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि यहाँ तो लिख रहे हैं रेखाखंड,
और समीकरण पूछ रहे हैं रेखा का, है ना, तो असलियत में वो उसी रेखाखंड की ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये रेखाखंड है अगर इसको बढ़ाया जाता तो एक रेखा बनती, या फिर आप यूँ कह लो कि जो ये रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है ये किसी रेखा का ही तो खंड होगा। तो मान लेते हैं वो रेखा एल है। भाई रेखाखंड किसी रेखा का खंड होता है, टुकड़ा होता है, तो मतलब इसी रेखाखंड से जाते हुए कोई एक रेखा तो होगी ना, उसी का समीकरण ज्ञात करना है। तो मतलब रेखाखंड का समीकरण, रेखा का समीकरण यहाँ पे एक जैसा ही है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। ध्यान दो, हमें ये दिखाना है, मतलब आंसर ए बी में लेके आना है, लेकिन हमने जो माना है वो कैपिटल ए कैपिटल बी माना है। तो कैपिटल ए को स्मॉल ए के कुछ रिलेशन में जोड़ना हमें आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ से समझाऊंगा तो शायद आप समझ ना पाओ, मैं इसको उठा के अलग जगह से लिखता हूँ। मतलब देखो, जो यहाँ पर ये वाइट वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ये वाइट वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा है सर, ठीक है, यानी कि एम एन, देखो इधर मैं एम लिख रहा हूँ सर और इधर एन लिख रहा हूँ, याद रहे। यानी कि ये जो एम है, ये वाला टुकड़ा मैंने उठा लिया, ये वाला टुकड़ा उठा के मैं यहाँ लाया। एम जो है सर ये रहा, एन जो है ये रहा। तो एम के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए हैं, कैपिटल ए 0। हालांकि निर्देशांक को कैपिटल से नहीं दिखाते, मुझे पता है, बट यहाँ थोड़ी मजबूरी थी, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु हमें दिया गया है पी, ए कोमा 0। यार अब आप याद करो, आपने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, है ना, कि मध्य बिंदु में क्या होता है कि अगर इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लें थोड़ी देर के लिए, और इसे xy, तो x क्या होता है, किनारे किनारे वाले x जोड़ दो, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि पी एम एन का मध्य बिंदु है, इसका मतलब साहब कि जो p का x कोऑर्डिनेट है यानी कि a, वो बराबर हो जाएगा किनारे किनारे जो भी x हैं, यानी कि कैपिटल A + 0 x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2a, क्योंकि मुझे आंसर स्मॉल a में लाना है तो a की जगह मैं निकाल लूँगा वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, और इसीलिए इसका y कोऑर्डिनेट भी मैं आसानी से निकाल पाऊँगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2, यानी कि 0 + b डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2b, 2 स्मॉल b। क्या मुझे ये दोनों चीज़ें पता लग चुकी हैं? हाँ, तो ये दोनों का मैं आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। कैसे, देखो ज़रा ध्यान से। मैं यहाँ पे बोलूँगा, चलो ठीक है, इतना तो हो गया सर। अब मैं बोलूँगा कि भाई एम एन का समीकरण, ठीक है, हम बोलेंगे, या रेखा एल बोल दिया ना मैंने उसे, तो सीधा पूरा ही बोलता हूँ, रेखा एल का समीकरण कितना होगा सर, x डिवाइड बाई ए। ऐसे मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे x अंतःखंड स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए, x बाई ए प्लस वाई बाई कैपिटल बी, ना कि स्मॉल बी। स्मॉल बी लिखो गलत हो जाएगा, इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दो, x डिवाइड बाई ए, कैपिटल ए की वैल्यू है 2 × ए, तो यहाँ से आ गया 2 स्मॉल ए प्लस y डिवाइड बाई बी, बी की वैल्यू क्या है 2 स्मॉल बी इज इक्वल टू 1। अब अगर दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो सर, इसको 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, x बाई ए बचेगा। इसको 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि नीचे वाला तो हट गया। इसको 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा सर। तो ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो यार, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ हो गया। अब चाहो तो प्रूफ भी लिख सकते हो, लिखने में अच्छा लगता है जब हो जाता है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं और 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन में कह रहा है अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु ये जो है ना, ये 1:2 में, 2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को। देखो पहले समझ लो, ठीक है, कि ये मान लो, ठीक है, मैंने एक्सिस बना दिया दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जो बिंदु R है वो अक्षों के बीच वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले वो रेखाखंड ही बना लेता हूँ। मान लो ये वो रेखाखंड है, ये वो रेखाखंड है, जैसे पिछली बार हमने नाम दिया था MN, वैसे मैं फिर से नाम दे दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दिया M,
इसको नाम दे दिया सर n, ठीक है। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस रेखाखंड को, ठीक है, एक बिंदु है r, ठीक है, वो जो r है सर, जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, ये इसको 1:2 में विभाजित करता है। कन्फ्यूजन कहाँ है सर? 1:2 का मतलब क्या भाई? अनुपात मतलब क्या? जितना टुकड़ा इधर उसका डबल उधर। तो क्या आप ऐसे लिखोगे 1:2? ऐसे लिखोगे क्या कि भाई 1 इधर 2 इधर? नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। कैसे लिखोगे? 1:2 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे भाई, 1:2। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, कहाँ हो गया था ये, 1 मिनट, है ना, 1:2। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है सर, है ना, यही गड़बड़ी होती है। 1:2 हम ऐसे जब लिख देंगे ना, 1:2 मतलब एक टुकड़ा इधर, 2 उसका डबल इधर, जो कि गलत है। मैं बता रहा हूँ कि जितना टुकड़ा ये है ना, उसका डबल उस तरफ होगा। अब ऐसा क्यों है और कैसे पता लग रहा है? ऐसे पता लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, 1:2 जब लिखा गया है तो ये बोला गया है अक्षों के बीच, और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम x अक्ष की बात करते हैं, उसके बाद y अक्ष की बात करते हैं। जैसे आप निर्देशांक भी लिखते हो, मान लो आपने किसी का निर्देशांक लिखा 2,3, तो जो आपने पहले लिखा था ना वो x कोऑर्डिनेट था, जो आपने बाद में लिखा वो y निर्देशांक यानी y कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे जब आप अनुपात लिख रहे हो 1:2, मतलब जो x की तरफ रेखाखंड है, अगर उसकी लंबाई 1 यूनिट है तो उसका डबल इधर आएगा, यानी इधर x वाला इधर y वाला, ठीक है। तो यहीं अगर हम देखें तो x अक्ष तो इधर है और y अक्ष इधर है, मतलब ये जो टुकड़ा है ना ये x की तरफ है और ये जो टुकड़ा है ना ये y की तरफ है। अब यहाँ पे अगर 1:2 बोला गया, मतलब x की तरफ 1 है, y की तरफ उसका डबल आएगा, यानी इधर जितना उसका डबल उधर। बस इतना याद रखना। यहाँ गड़बड़ा दिया ना तो क्वेश्चन अलग ही आंसर दे देगा कुछ आपको। समझ में आ गई बात, है ना? मतलब क्या कि अगर मैं उसको यहाँ पे अलग से बना के दिखा दूँ ना आपको, तो कुछ ऐसे है सर कि अगर यहाँ पर m है, जो x पे बना था वो मैंने इधर पहले लिखा है, और यहाँ पे अगर n है, और यहाँ पे अगर जो p है अपना, जिसे h, k निर्देशांक बताए गए, तो ये 1:2 है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इधर समझो, ठीक है, जितना इधर उसका डबल उधर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि चलो अब मैं स्मॉल ए तो मान सकता हूँ ना, इस क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका x अक्ष पे जो कट लगा है, मतलब कि x अंतखंड वो स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? a, 0। इसके निर्देशांक क्या हो गए? 0, b, है ना। मतलब m का क्या हो गया सर? a, 0। ये क्या हो गया? 0, b। अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र का उपयोग करूं तो h और a b, h के a b इन सब के बीच में रिलेशन मिल जाएगा मुझे ना। कैसे मिल जाएगा? ध्यान रखो कि अगर यहाँ पर ये x1 y1 होता, सोचो, और ये x2 y2 होता, और ये अनुपात m1 अनुपात m2 होता, और ये अगर xy होता, अगर ऐसा होता तो मेरे पास विभाजन सूत्र है ना, x बराबर उधर का इधर करना होता है, यानी कि उधर वाला इधर वाले से m2 x1 m1 x2। यही तो मैंने ट्रिक बताया था ना आपको याद करने का, उधर का इधर करना है, यानी कि m2 x1 प्लस m1 x2, और डिवाइड बाई क्या होता है? दोनों को जोड़ दो, m1 m2 को। इसी तरह से y भी अपन निकाल सकते हैं कि भाई y क्या होता है? m2 x1 या m2 y1, यानी उधर वाला इधर वाले से, y की बात करें तो x नहीं आया, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यही होगा क्या? आप कहोगे हाँ, बस रिप्लेस कर देना है वैल्यू को, है ना, बस रिप्लेस कर देना है वैल्यू को। मतलब क्या? x की जगह क्या है सर? a है सर, तो यहाँ से ठीक है ना, x की जगह क्या है? h है सर, तो h बराबर, ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे h बराबर m2 x1। ये फॉर्मूला ऐसे देख के वैल्यू नहीं पुट करना, गलत बढ़ा आएगा मामला वो, या फिर स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे करना, उधर का इधर, उधर वाला इधर वाले से 2 × GA क्या हो गया? ये 2a हो गया, इधर वाला उधर वाले से, जब x की बात करें तो x 1 × 0 0 हो गया, डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 3 हो गया सर। बस इतना करना है आपको। तो यहाँ से तो 0 हो गया, 2a
डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एच है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 इधर जाएगा, 3 गुना एच, 2 डिवाइड में आएगा, ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही जब आप वाई की बात करोगे ना सर, जब आप वाई की बात करोगे तो फिर से ऐसे देख देख के पुट नहीं करना है, ये तो मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला लिखने के नंबर होते हैं। ठीक है, बट आपको करना है ऐसे ऐसे, वाई की जगह क्या है, के है, ये रख दिया बस, फिर आप उधर का इधर करना है बस, वो वाला इधर, यानी कि 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस ये वाला उधर 1 इंटू बी बी हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई सर इन टर्म्स ऑफ के, 3 गुणा में के 3 के, तो बी की वैल्यू भी पता लग गई, ए की वैल्यू भी पता लग गई। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आप लिख लेना यहाँ पे चाहो तो, ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो हमने फिगर में मेंशन कर ही रखा है। माना x अंतःखंड बराबर a है और माना y अंतःखंड बराबर b है। अब जैसे इतना पता लग गया अपने को, अब तो यार मुझे समीकरण पता ही है ना, मैं बोलूँगा mn का समीकरण, मैं क्या बोलूँगा, mn का समीकरण कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई, इस बार तो स्मॉल ही माना है, y डिवाइड बाई स्मॉल b इज इक्वल टू 1, है ना। इसको यहाँ कर दो क्या यार, यहाँ कर रहा हूँ, x डिवाइड बाई स्मॉल a कितना है सर, 3h/2 है ना, स्मॉल a कितना है, ये रहा देखो 3h/2, यानी कि डिवाइड बाई आएगा 3h/2, है ना, नीचे वाला 2 देखो, जो 3h/2 लिखोगे ना, डिवाइड के नीचे डिवाइड में कुछ है तो सीधा उसको ऊपर शिफ्ट करो यार, एक स्टेप बच जाएगा आपका, प्लस y डिवाइड बाई b, तो y डिवाइड बाई b के पास क्या है सर, 3k, b में क्या है सर 3k इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, अब क्या करो आप ना, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, नीचे 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई h, प्लस 3 से गुणा करोगे तो y डिवाइड बाई k, 3 कट गया है, इज इक्वल टू कितना है 3 एकम 3, है ना, दोनों तरफ 3 से गुणा करा हमने। इसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से इधर गुणा करो तो हो जाएगा 2xk प्लस फिर hy, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे h के उधर जाएगा 3h के, इधर ले आओ माइनस में 3h के, मैंने एक स्टेप गैप कर दिया, इज इक्वल टू 0 है सर। ठीक है ना, ये आ गया हो आपको समझ में, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा एक ही शॉट में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे चलते हैं, और आखिरी क्वेश्चन देखो इसका, है ना, नकली सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा और आसानी से होने वाला। यहाँ पे क्या कह रहा है, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु, वो वाला, ये वाला और ये वाला संरेखी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रहे कि रेखा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है ए सर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बताए गए हैं 3,0, एक दूसरा बिंदु है बी सर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बताया गया -2,2, एक तीसरा बिंदु है सी सर, और यहाँ पे बताया गया है इसका कोऑर्डिनेट 8,2। हमें ये दिखाना है रेखा का कॉन्सेप्ट यूज करके कि ये तीनों ही संरेखीय हैं। ठीक है, तो ढाल वाला कॉन्सेप्ट मत यूज करना, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा सर देखो, 2 बिंदु तो हमेशा ही एक रेखा से ज्वाइन किए जा सकते हैं, 2 बिंदु तो हमेशा ही रेखा से ज्वाइन किए जा सकते हैं ना, तो मतलब ये दोनों बिंदु तो रेखा पे होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 बिंदु तो हमेशा एक संरेखीय रेखा में होते हैं। अब तीसरा है या नहीं, उसके लिए हम रेखा का कॉन्सेप्ट, यानी कि रेखा की समीकरण की संकल्पना करनी है ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसका समीकरण निकाल लूँगा, रेखा ए बी का समीकरण निकाल लूँगा, क्योंकि 2 बिंदु मुझे पता है तो समीकरण निकल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, वो वाला बिंदु समीकरण में रख के देखूंगा, अगर LHS RHS बराबर आ गया, यानी सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब रेखा पर ही है वो बिंदु, नहीं आया तो नहीं है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ढाल वाला कॉन्सेप्ट मत यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण। ठीक है, तो रेखा AB का समीकरण कैसे निकालेंगे सर, उसके लिए आपको, ठीक है, इसे मान लो x1 y1 आप, ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा, और इसको मान लो x2 y2।
ठीक, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स वन, यही होगा ना सर, बस वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ से y, ठीक है, तो y माइनस वाई वन। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि यहाँ पर ये माइनस टू है, ठीक है ना, माइनस टू प्लस टू लिया था, y माइनस वाई वन सर, वाई वन कितना है 0 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई टू कितना है -2 माइनस वाई वन कितना है 0 डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स टू कितना है -2, एक्स वन कितना है सर 3, और यहाँ पे है x माइनस एक्स वन यानी कि 3। तो ये कितना हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू -2 ऊपर आया और -5 नीचे आया, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे जांच कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि वो है भी कि नहीं। जांच यदि 8,2 AB पर है, ठीक है, या फिर यदि हटाओ, जांच 8,2 यानी जो बिंदु C है AB पर है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे सर, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए समीकरण जो आई है ना एक, इसको समीकरण 1 बोल दो, रेखा का तो समीकरण है, इसमें x बराबर 8 पुट कर दोगे और y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 जो है ना, इसमें समीकरण 1 जो है ना इसमें, क्योंकि अगर ये बिंदु उस रेखा पर है तो x की जगह पे 8 और y की जगह 2 रखने पर LHS बराबर आने चाहिए, हम देखते हैं आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो समीकरण मैं लिख ले रहा हूँ, y इक्वल टू क्या है 2/5 x माइनस 3, है ना, y इक्वल टू 2/5 x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या करो ना, y की जगह पे 2, ये हो जाएगा 2/5, x की जगह पे 8 माइनस 3। तो यहाँ पे देखोगे 2 बराबर 8 में 3 का 5 से 5 कट गया, यानी 2 बराबर 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यार, यहाँ तो LHS बराबर RHS आ रहा है ना। अतः जो बिंदु C है 8,2 AB पर ही है, AB पर है, मतलब तीनों बिंदु संरेख है। आप लिख सकते हो, आगे लिख लेना, अतः तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, वो लिख लेना। ठीक है, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।